जरा सोचो, एक ऐसा समय जब भारत अपनी चरम सीमा पर था। ये था गुप्ता काल, जो चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक चला। इसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्तों ने शांति और समृद्धि का युग लाया था। वे अपने शक्तिशाली शासकों और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के नेतृत्व में गुप्तों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त की तुलना अक्सर नेपोलियन से की जाती है। इस विस्तार से राजनीतिक एकता और स्थिरता आई। इसने सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की नींव रखी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य का और विस्तार किया। उनके शासनकाल ने कला, विज्ञान और साहित्य में उन्नति के साथ गुप्त साम्राज्य के शिखर को चिह्नित किया। गुप्त साम्राज्य ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। गुप्तों का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। इससे भारतीय संस्कृति और विचारों का प्रसार हुआ। गुप्त युग भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। गुप्त साम्राज्य की सफलता केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं थी, यह एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भी था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक राज्यपाल करता था। ये राज्यपाल सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। भूमि राजस्व साम्राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत था। गुप्तों के पास कर संग्रह की एक निष्पक्ष और कुशल प्रणाली थी। गुप्तों ने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना भी बनाए रखी। गुप्त प्रशासन ने साम्राज्य की समृद्धि और दीर्घायु में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त युग न केवल राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के लिए भी एक स्वर्णिम युग था। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मकता का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्तों के तहत संस्कृत साहित्य फला फूला। महान कवि और नाटककार कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर माना जाता है, इसी काल में रहते थे। नाटक और कविता जैसी उनकी रचनाएं आज भी मनाई जाती हैं। गुप्त शिक्षा के संरक्षक थे। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए, जो पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित करते थे। इन विश्वविद्यालयों ने ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्तों ने विज्ञान और गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, ने पाई के मान की गणना की और शून्य की अवधारणा को समझाया। इन प्रगतियों का भारत और उसके बाहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुप्त युग की विरासत अपनी राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह इस काल की कला, साहित्य और वैज्ञानिक उन्नति है, जो आज भी हमें प्रेरित और प्रभावित करती है। 5वीं शताब्दी के अंत तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे अंततः इसका विखंडन हो गया। एक बार फिर से एकजुट भारतीय उपमहाद्वीप कई क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गया। इन क्षेत्रीय शक्तियों में उत्तर भारत में वर्धन थे। थानेसर के शासक प्रभाकर वर्धन ने वर्धन सत्ता की नींव रखी। उनके पुत्र हर्षवर्धन बाद में एक प्रमुख शासक बने, जिन्होंने अस्थायी रूप से अधिकांश उत्तर भारत को एकीकृत किया। दक्कन में चालुक्य एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे। उन्होंने कर्नाटक में वातापी, वर्तमान बादामी में अपनी राजधानी स्थापित की। चालुक्य कला और वास्तुकला के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे। एक अन्य प्रमुख राजवंश पल्लव सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के कांचीपुरम में अपनी राजधानी के साथ सत्ता में आए। वे अपने शानदार रॉक कट मंदिरों और दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे। गुप्त काल के बाद इन और अन्य क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में योगदान दिया। भाग 5, दक्षिण का जागरण, चालुक्यों और पल्लवों का उदय। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, चालुक्य और पल्लवों ने दक्षिण भारत में केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया।
इन दो शक्तिशाली राजवंशों ने भयंकर प्रतिद्वंद्विता में संलग्न होकर क्षेत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। पुलकेशिन द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्यों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यहां तक कि उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को भी हराया। वे कला और वास्तुकला के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे, खासकर बादामी, ऐहोल और पट्टदकल में उनके जटिल नक्काशीदार गुफा मंदिरों के लिए। महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम के नेतृत्व में पल्लव योग्य विरोधी थे। वे अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए जाने जाते थे, जो समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करती थी। उन्होंने कला और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर उनके स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। चालुक्यों और पल्लवों के बीच प्रतिद्वंद्विता हालांकि भयंकर थी, लेकिन इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। दोनों राजवंशों ने दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई। भाग 6, विजय और व्यापार, चोलों का उदय। जैसे ही चालुक्य पल्लव प्रतिद्वंद्विता चली, दक्षिण में एक नई शक्ति उभर रही थी, चोल वंश। वर्तमान तमिलनाडु में अपने आधार से चोल एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। चोल अपने नौसैनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी नौसेना ने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे साम्राज्य में अपार धन आया। इस धन ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसी स्थापत्य परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। भाग 7, एक नया युग। दिल्ली सल्तनत का आगमन। 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया से मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसके साथ नए सांस्कृतिक प्रभाव और शासन की एक नई शैली आई। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश जैसे विभिन्न राजवंशों के अधीन 3 शताब्दियों से अधिक समय तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। उन्होंने नई प्रशासनिक और राजस्व प्रणालियां शुरू की, जिनमें से कुछ मौजूदा भारतीय प्रथाओं पर आधारित थीं। इस अवधि में इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का सम्मिश्रण देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुतुब मीनार और जामा मस्जिद जैसी शानदार संरचनाएं बनी। भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के प्रसार में भी दिल्ली सल्तनत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिससे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संपर्क और सम्मिश्रण हुआ। इस अवधि ने मुगल साम्राज्य के लिए आधार तैयार किया, जो कि कामदान की, जो 16वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरेगा। भाग 8, मुगल युग, संस्कृतियों का मेल। मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर द्वारा स्थापित भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल साम्राज्य अकबर महान के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। अकबर का शासनकाल सैन्य विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया और दीन ए इलाही नामक एक समन्वयवादी धर्म का निर्माण किया। अकबर के पोते शाहजहां को उनके स्थापत्य चमत्कारों के लिए याद किया जाता है, विशेष रूप से ताजमहल, जो उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बना एक लुभावनी मकबरा है। 18वीं शताब्दी में आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।
हालांकि उनकी विरासत भारत के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य को आकार देती रहती है। भाग 9, समय में अंकित विरासत। भारतीय राजवंशों का स्थायी प्रभाव। गुप्तों से लेकर मुगलों तक भारतीय इतिहास असंख्य राजवंशों के सूत्रों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। प्रत्येक राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गुप्तों ने हमें स्वर्ण युग दिया, चालुक्यों और पल्लवों ने दक्षिण को समृद्ध किया, चोलों ने समुद्री साम्राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत